भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मतलब जो हमारा वर्तमान में जो संविधान है उसमें अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये बहुत बड़ा अधिनियम था, बहुत बड़ा अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर सेक्शन की बात की जाए तो 478 सेक्शन थे। कितने थे? 478 सेक्शन। और अनुसूचियां इसमें कितने थी? 16। यही थी ना? यही थी? 16 अनुसूचियां और 478 सेक्शन। धाराएं 478 और अनुसूचियां 16। ये मूल जो है इसको दो भाग में बांटा गया, एक मूल अधिनियम और एक संशोधित अधिनियम। ये जो हम बात कर रहे हैं ये मूल अधिनियम की बात कर रहे हैं। इसी दौरान वर्मा के संबंध में जो भी प्रावधान थे वो अलग कर दिए गए और केवल जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लागू हो रहे थे वो अलग कर दिए गए। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लागू हुए वो 321 सेक्शंस थे। 321 सेक्शन और शेड्यूल 10। ठीक है? तो ऐसा क्या क्या था इसमें जिसके कारण से कॉन्स्टिट्यूशन की इसको माता कहा गया, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय शासन अधिनियम, जैसा कि हमने देखा कि ये धीरे धीरे से जैसे अंग्रेज रिफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से वर्तमान हमारे समाज में भी वो देखने को मिलता है। जो हम देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन के संबंध में आरक्षण या फिर जातिगत आरक्षण, तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं आया है पिछले रिफॉर्म से। ये अचानक रातों रात नहीं हुआ। ये हर रिफॉर्म जो है वो एक ना एक चीज अपने आप को ये समाज में स्थापित करके गया। निर्वाचन की भी बात अगर हम देखते हैं तो अचानक से निर्वाचन नहीं आया। पहले इनडायरेक्ट निर्वाचन की बात हुई, फिर डायरेक्ट निर्वाचन में भी कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स को वो राइट्स दिए गए कि इन्हीं लोग निर्वाचन का प्रयोग करेंगे, इन्हीं को वोटिंग राइट्स होंगे। ठीक है? तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संशोधित रूप 321 सेक्शंस थे और ये 10 अनुसूचियां थी। जो मूल रूप था ये आपका कब आया? 2 अगस्त में क्या? 2 अगस्त 1935। 2 अगस्त 1935। 20 दिसंबर की। संशोधित रूप जो है वो आपका 20 दिसंबर 1935। मूल जो है 2 अगस्त 1935 और संशोधित जो है वो 20 दिसंबर 1935। ठीक है? संशोधित में हमने क्या देखा कि वर्मा के संबंध में जो प्रावधान थे वो अलग कर दिए। अब ये अधिनियम बहुत विस्तृत है और इसके बारे में जो आपके बुक में बताया गया है, अगर उस तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो काफी कंफ्यूज होंगे, बहुत कंफ्यूज होंगे, याद होगा नहीं। तो हम इसको सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांट लेते हैं और इसके अंतर्गत पहला चीज जो आता है कि कोई भी अधिनियम का पहला चीज क्या होता है? प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। ठीक? तो ये क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि कोई अधिनियम यदि बना है तो उसका उद्देश्य क्या होगा। इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कोई उद्देशिका का निर्माण नहीं किया गया। इसके अंतर्गत उद्देशिका कौन सी ली गई? 1919 की, जो मांटेग्यू चेम्स कोड की जो सुधार थे उसी उद्देशिका को
इसके अंतर्गत स्वीकार किया गया। हालांकि पूरे अधिनियम को इसके अंतर्गत समाप्त करने का प्रावधान कहा गया कि 1919 के सारे अधिनियम को हम समाप्त करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, और उद्देशिका रख रहे हैं यहाँ पास 1919 का ही। 1919 की उद्देशिका क्या थी? नहीं, वो तो सर वो क्या बोलते हैं, पहला ये था कि उच्चतम ब्रिटिश अधिराज की संप्रभुता को अखंड रखा जाए। संप्रभुता किसकी होगी? ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश अधिराज, उच्च सरकारों को मांगनी थी। और दूसरा उत्तरदायी सरकार, हाँ, कि हम उत्तरदायी सरकार देने का कोशिश करेंगे। भारत को हम, ब्रिटिश भारत को हम उत्तरदायी सरकार देने का कोशिश करेंगे, और ये उत्तरदायी प्रगति के आधार पर तय होगी। ठीक है, ये बातें उसमें थी। ठीक, एक उत्तरदायी सरकार देने की बात कही गई थी। यही प्रस्तावना वहां से एक्सेप्ट किया गया 1935 में। इसके लिए अलग से प्रस्तावना नहीं दिया गया। ये एक तरह का एक मतलब अद्भुत, इसको चमत्कार कह सकते हैं। सामान्यतः कोई भी अधिनियम जब पास होता है तो उसकी अपनी अलग प्रस्तावना होती है। आईपीसी की अलग प्रस्तावना है, सीपीसी की अलग प्रस्तावना है, सीआरपीसी की अलग प्रस्तावना है। हर अधिनियम की अपनी प्रस्तावना होती है। इसके अंतर्गत अपनी प्रस्तावना नहीं थी। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि 1919 की प्रस्तावना को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई भी अधिनियम यदि बनता है जिससे पूरे देश का निर्माण हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आप पहले ऊपरी संरचना को देखिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऊपरी संरचना क्या निर्माण की गई, भारतीय संरचना के संबंध में क्या व्यवस्था की गई। भारतीय संरचना के संबंध में यह कहा गया कि जितने गवर्नर हैं और जितने चीफ कमिश्नर हैं, गवर्नर और चीफ कमिश्नर, ये नए भारत में आवश्यक रूप से शामिल होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर और चीफ कमिश्नर ये आवश्यक रूप से इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इनकी बाध्यता कर दी गई। मतलब ये जो ब्रिटिश भारत है वो इसके अंतर्गत शामिल तो होंगे, ठीक है, वो बाध्य है। देशी रियासत के संबंध में क्या कहा गया कि ये इनके विकल्प पे है, ऑप्शनल है, और इनको अगर इसमें शामिल होना है तो अपनी आधी जनसंख्या से सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, आधी जनसंख्या से सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी, और ये जो है एक सहमति पत्र साइन करेंगे जिसको कहा गया लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब ये अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सौंपते हैं। लेटर ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि ये अपने आप को ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत सौंपते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसके संबंध में ऐसी व्यवस्था की गई। मतलब इसमें कौन कौन शामिल होगा? पहला, प्रांत शामिल होंगे, ठीक, जिसके मुखिया गवर्नर होते हैं। फिर चीफ कमिश्नर के अधीन आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे, ठीक, और कौन शामिल होंगे? देशी रियासत शामिल होंगे। 3 लोगों को मिला के एक नया ब्रिटिश भारत की स्थापना की संकल्पना की गई। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ, इसी कारण से पूरा नहीं हुआ। ये वाला जो क्लॉज जोड़ दिए, तो इसको मानने के लिए देशी राज्य सहमत दी। इसमें यह प्रस्ताव था कि ये अगर 3 चीज हो जाता है, ये आधे राज्य कम से कम मिल जाएंगे, तब हम इसको लागू करेंगे। और इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रपोजल ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट सम्राट को भेजेगी और उससे निवेदन करेगी कि इस अधिनियम को लागू कर दिया जाए।
1935 के अधिनियम को लागू कर दिया गया। तो ये प्रारंभिक स्थिति ही सफल नहीं हो सकती, इसलिए ये लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये पढ़ना नहीं है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। ये इस कारण से लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन अब इसके अंतर्गत मुख्य क्या प्रावधान है वो भी आप देख लीजिए। कोई भी देश जब निर्माण करता है तो उस देश को कैसे चलाना है, लोकतंत्रात्मक तरीके से कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था उसके संविधान में कर दी जाती है। इसके संबंध में लोकतंत्रात्मक देश का जो व्यवस्था है वो सदन के माध्यम से चलती है। ये एकात्मक हो सकता है या द्विसदनात्मक हो सकता है, या हो सकता है कि अपनी व्यवस्था के अनुसार 3 कर ले 4 कर ले। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत द्विसदन की कल्पना की गई थी। ठीक, तो सदन के संबंध में 2 स्तर पे सदन आप देखते हैं। सदन क्या होता है? एक तरह से विधि निर्माण करने की संस्था। ठीक, आप इसको यह समझ लीजिए कि वहां जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका एक काम है कि विधि निर्माण करना। अन्य बहुत सारे काम हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जवाब भी दिए जाते हैं, जो प्रगति है उसके संबंध में भी चर्चा की जाती है। लेकिन जो सदन का मेन काम है विधि का निर्माण करना। ठीक, यहाँ सदन जो है केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे गठन होता है। सदन कहाँ गठित होगा? केंद्र पे और राज्य पे। केंद्र के संबंध में संघीय विधानसभा, संघीय विधानसभा, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा हो गया राज्य परिषद, जिसको कहा जाता है स्टेट काउंसिल। ये 2 व्यवस्था की गई। यहां संघीय विधानसभा और राज्य परिषद। वर्तमान में हम क्या देखते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। 35 के अधीन ये 2 बातें कही गई कि उनका नाम क्या होगा? संघीय विधानसभा और राज्य परिषद। राज्य के अधीन 2 सदन की कल्पना की गई, लेकिन सभी जगह 2 सदन नहीं होंगे। 6 जगह बताए कि इन 6 क्षेत्रों में संघीय परिषद मतलब ड्यूल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, असेंबली होगा। इसमें राज्य विधानसभा के अंतर्गत कौन है? राज्य विधानसभा और ये परिषद जो होगा ये 6 जगह केवल स्थापित होगा। ये बात बताया गया कि मद्रास में होगा, और कहाँ होगा? बंगाल में होगा, बंबई में होगा। ये 3 जो प्रेसिडेंसी इलाके थे यहाँ तो होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, असम और मध्य प्रदेश, ये 3 अतिरिक्त क्षेत्र। याद करने की दृष्टि से आप सुविधा देखा करो। 3 आप अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंसी इलाके में होगा तो 3 तो आपको ऐसे याद हो गए। वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में। बताओ तुम लोग भी थोड़ा सा। अभी झारखंड में, झारखंड में नहीं है। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। ये 6 स्टेट हैं जहां राज्य, हाँ, 2 सदन की व्यवस्था है। ठीक है, उस समय भी 6 थे, वर्तमान में भी 6 हैं। तो यहाँ ये बताया गया कि राज्य के संबंध में इन 6 क्षेत्रों में होगी। सेंट्रल प्रोविंस में, बिहार में और असम में।
ठीक, और प्रेसिडेंसी इलाकों में मतलब बंबई में, कलकत्ता में और मद्रास में, ये 3 जगह। तो ये कुल मिला के 6 जगह हो गए। ठीक, वो 6 जगह और बाकी जगह एक सदन रहेगा। तो यहाँ क्या व्यवस्था की गई कि संघीय विधानसभा भी होगा और राज्य परिषद भी होगा। ठीक है, संघीय विधानसभा के बारे में पहले जान जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 375 सीट की बात की गई। कितनी सीट रहेंगी संघीय विधानसभा में? 375 और राज्य परिषद में 260। राज्य परिषद में 260। ये संघीय विधान परिषद विधानसभा जो है, जिसके अंतर्गत 375 में 2 भाग में डिवाइड किया गया, 250 प्लस 125। 250 जो रहेगा ये निर्वाचन द्वारा ब्रिटिश भारत से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, जहां गवर्नर या चीफ कमिश्नर का शासन था। और ये जो 125 हैं ये देसी रियासत से आए, जहाँ 2.5 मतलब आधे रियासत तक वो करने वाले थे। हाँ, जिसमें राजा महाराजा इन लोग रहते हैं, वो भी शामिल किए गए। तो उसके संबंध में कहा गया कि यहाँ से 125 लोग आएंगे। ठीक है, ये 250 में भी ये कहा गया कि 105 जो क्षेत्र होंगे वो सामान्य क्षेत्र होंगे। सामान्य क्षेत्र मतलब कोई भी चुनाव यहाँ लड़ सकता है। और फिर इसके अलावा जो क्षेत्र होंगे वो रिजर्व होंगे, आरक्षित, जिसमें मुस्लिमों का भी प्रतिनिधित्व होगा, हिंदुओं वालों का, सिख का भी प्रतिनिधित्व होगा, और जो यूरोपीय हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, व्यापारी हैं उसका भी प्रतिनिधित्व होगा, जमींदार हैं उसका भी प्रतिनिधित्व होगा। सबके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया, इतना 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 सबके लिए। ठीक है, वो आप बुक में देख लीजिएगा कितना कितना है। लेकिन 105 ये जनरल सीट थी और अदर जो है वो रिजर्व सीट थी। ठीक है, और ये 260 के संबंध में कहा 156 156 आपके आएंगे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश इंडिया से, और 104 जो आएंगे वो देसी रियासत से आएंगे। ठीक है, ये जो 260 की बात हो रही है कि राज्य परिषद में 260 व्यक्ति होंगे। 260 का डिवाइडेशन कैसे किया गया? 156 और 104, देसी रियासत से 104 व्यक्ति आएंगे, वहां के प्रतिनिधि होंगे। अब बात आती है कि ठीक है ये आएंगे, जो भी है सब ठीक है, चुने कैसे जाएंगे? चुने कैसे जाएंगे इसके संबंध में जब हम देखते हैं तो पिछला जो इनका अधिनियम जो चल रहा था 1919 का, तो इसमें हम देखते हैं कि कुल मिलाकर लगभग 3% लोगों को ये वोटिंग राइट्स दिया गया था। 3% लोग इस अधिनियम के अंतर्गत 1935 के अंतर्गत 14% लोगों को वोटिंग राइट्स प्राप्त हुए। ठीक, अर्थात इसके अंतर्गत कुछ ढिलाई की गई होगी, तभी हुआ होगा, मतलब जब ज्यादा व्यक्ति आने लगे तो जरूर कुछ ना कुछ अतिरिक्त लोगों को इसमें शामिल किया गया, तभी 3% से 14% की बात हो रही है। वहां बात हो रही थी कि जो 10,000 तक का टैक्स दे। ठीक, यहाँ बात हो रही है कि ये शिक्षित होना चाहिए और टैक्स देने वाला होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए और टैक्स देने वाला होना चाहिए। ये टैक्स आयकर हो सकता है, म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है, या वाहन टैक्स हो सकता है। ठीक, ये तीनों टैक्स जो ये तीनों में कोई भी टैक्स दे और शिक्षित हो उसको वोटिंग राइट्स दी जाएगी। यहाँ महिलाओं को नहीं दी गई थी, यहाँ महिलाओं को भी दी गई थी। होते थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई मनोनीत नहीं होगा, केवल इलेक्शन से आएंगे।
ठीक, जो कोई डायरेक्ट नॉमिनेट नहीं। जो इनडायरेक्ट आते तो इनडायरेक्ट बंद हो जाएगा। नहीं, पहले जो गवर्नर को पावर था नॉमिनेट करने की, हाँ हाँ वो अब समाप्त हो गई। 35 के अंतर्गत ये पावर उनसे छीन ली गई। कोई भी शासन के महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं? पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, थोड़ा बहुत, और तीसरा न्यायपालिका, न्यायपालिका। जस्टिस। ठीक, ये 3 अंग है, इनके द्वारा ही शासन चलाया जा सकता है। कोई भी एक नहीं है तो शासन नहीं चल सकता। ये 3 अंग किसी भी शासन में होने चाहिए। कोई भी शासन चलाना है तो वहाँ विधायिका होनी चाहिए जो विधि का निर्माण करे। उस विधि को लागू करवाने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। और किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय प्रदान करने के किसको पावर है? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये 3 भाग के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका का क्या रोल था, विधायिका के संबंध में क्या प्रावधान। तो विधायिका के संबंध में वर्तमान में हम क्या देखते हैं? विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? केंद्र के पास कि राज्य के पास? केंद्र के पास, केंद्र के पास, दोनों के पास है। बार बार मैं बोलता हूँ। अरे हाँ, उनका अलग अलग पावर रहता है, उसका अलग है, केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, अपने अपने एरिया के हिसाब से बनाते हैं लोग। अपने अपने उनके सब्जेक्ट निर्धारित कर दिए गए हैं। 7वीं अनुसूची पढ़िए आप। उस समय सब्जेक्ट निर्धारण करने की पहली ये घटना देखी गई। हालांकि 1919 में भी था, सब्जेक्ट निर्धारित थे। उसी तरह से हम ये देखते हैं कि 1935 में जो सब्जेक्ट आया, समवर्ती सूची की बात हुई, वहां समवर्ती सूची की बात नहीं हो रही थी। यहाँ बात की गई समवर्ती सूची की भी और अवशिष्ट सूची की भी, कॉन्करेंट लिस्ट की भी और रेसिड्यूसरी लिस्ट की भी। एक होता है सेंटर लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, ये सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं कि रेल अगर आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा? यूनियन के अंतर्गत आएगा। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी किसके अंतर्गत आएगा? केंद्र का, सेंटर के अंतर्गत आएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के अंतर्गत आएगा। उस समय शिक्षा को भी इसके अंतर्गत माना गया। शिक्षा तो दोनों तरफ रहता ना? नहीं, वर्तमान में दोनों है। हाँ। वर्तमान में दोनों के पास ये पावर है, लेकिन 35 के अंतर्गत इसमें केंद्र स्टेट लिस्ट में रखा गया। स्टेट लिस्ट। तो ये 3 तरह की सूचियां बनी। पहली थी केंद्र सूची जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे। दूसरी थी राज्य सूची जिसमें 54 सब्जेक्ट थे। और तीसरी है समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यूनियन के बारे में, यूनियन लिस्ट में जो भी प्रावधान है इसके संबंध में केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, राज्य सरकार नियम नहीं बना सकती। इसमें जो 54 सब्जेक्ट हैं इसके संबंध में केवल राज्य सरकार नियम बना सकती है, केंद्र सरकार नियम नहीं बना सकती। ये जो 36 सब्जेक्ट हैं इसमें दोनों नियम बना सकते हैं, दोनों नियम बना सकते हैं। उस समय भी व्यवस्था यही थी। एक और बात रखी गई कि अवशिष्ट सूची या रेसिडेंसरी लिस्ट जो कहते हैं, अवशिष्ट सूची, इसके संबंध में पावर पूरा गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पूरा पावर गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और जब गवर्नर जनरल को यह अधिकार था, वो चाहे तो राज्य से इसको, राज्य को ऑथराइज कर दे या केंद्र को ऑथराइज कर दे कि इस संबंध में नियम बनाओ। गवर्नर जनरल के पास पावर चला गया अवशिष्ट विषयों के संबंध में। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ये तो समझ में आ रहा है अवशिष्ट सूची क्या है? यस सर। मतलब जो केंद्र सूची का भी विषय नहीं है, राज्य सूची का भी विषय नहीं है, समवर्ती सूची का भी विषय नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं कि ये विषय हो सकते हैं नियम बनाने के लिए, और
किसका मोबाइल बज रहा है, बंद कर दीजिए। तो कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो तीनों में ना आते हैं या आपको याद नहीं हो उस समय। जब आप लिस्ट बना रहे थे, ये तीनों लिस्ट बना रहे थे, आपको याद ना हो कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, या कोई नया विषय जनरेट हो गया। कंप्यूटर के संबंध में नियम कौन बनाएगा? अगर 1935 के बात करें तो उस समय क्या आप सोचते हैं, कंप्यूटर चल रहा था? नहीं चल रहा था। मोबाइल के संबंध में नियम कौन बनाएगा? तो ऐसे विषय जो कि कहीं उपबंधित नहीं थे, ना राज्य सूची में, ना केंद्र सूची में, ना संवर्धित सूची में, उन सारे विषयों को अवशिष्ट सूची में माना जाता है। क्या बोलते हैं? उसके संबंध में पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि गवर्नर जनरल इस संबंध में नियम बनाएंगे। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है। यह सूची कहाँ लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, वाली नहीं लिखी। वर्तमान में, अब वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में यह कल्पना है कि ऐसी कोई सूची बनाई जाएगी? ये बोले तो है अनुसूची 7, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची 7 है, जिसमें यह बताया गया है कि केंद्र सूची क्या होगी, राज्य सूची क्या होगी और संवर्धित सूची क्या होगी। और से सूची बताओ। ये तीनों सूचियां बताई गई हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अवशिष्ट सूची के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है। पहले यह शक्ति गवर्नर जनरल को थी, ठीक है। इसको मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहीं से तो आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है। निर्वाचन वाली 2 सदन वाली बात कहां से आ रही है? यहीं से तो आ रही है। मोटा मोटी कई सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे जो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। विधायिका के संबंध में ये सूचियां तो समझ गए, सूची समझ गए ना कि क्या होता है, ये लिस्ट क्या होता है, उस लिस्ट के संबंध में वही नियम बना पाएंगे। 1919 में हमने एक चीज देखा कि प्रांत के संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात हुई तो वहां ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, ठीक। 2 तरह के विषय बांट दिए गए, एक आरक्षित विषय रिजर्व और दूसरा हस्तांतरित विषय, जिसको कहते हैं ट्रांसफर, ठीक। रिजर्व के अंतर्गत सारे मूल जो विधियां थी जो कि पूरे प्रशासन को प्रभावित करती थी वो आते थे, और हस्तांतरित के अंतर्गत सामान्य विधियां आती थी, जिनका मतलब इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बजट अगर लेना देना है तो रिजर्व कैटेगरी के पास बजट होता है। आपके पास कृषि है लेकिन सिंचाई वाला विभाग नहीं है, सिंचाई वाला विभाग आरक्षित के अंतर्गत है। आपके पास उद्योग मंत्रालय है लेकिन कारखाना किसी और के पास है। तो ये जो स्थिति थी प्रांतों में ये कठिन थी, ये स्थिति प्रांतों से समाप्त कर दी गई और कहां ले आई गई? केंद्र में। पहले केंद्र में एकरूपता थी, लेकिन यहाँ क्या किया गया, ये आरक्षित और हस्तांतरित विषय केंद्र के अंतर्गत डिवाइडेशन कर दिए गए। आरक्षित विषय के संबंध में गवर्नर जनरल जो होता था ये अपने 3 सदस्यों के साथ जिसकी कार्यकारी काउंसिल होती थी, इस पे निर्णय लेता था आरक्षित विषयों के संबंध में। और जो हस्तांतरित विषय है इसमें मंत्री की सहायता से मंत्री इसमें सलाह देते थे कि क्या करने हैं, इस विषय में क्या करना है, और उस सलाह के अनुसार गवर्नर जनरल काम करता है, ठीक है। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्री परिषद की सलाह से काम करेगा? हाँ, वो भी मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करेगा। अन्य समय में जो कानून बनता है वो कैसे बनता है? जैसे मैंने पहले की क्लास में बताया है, बार बताया है कि राष्ट्रपति और सम्राट की स्थिति लगभग सेम है। वो एक स्टाम्प का काम करते हैं,
मेन काम मंत्री परिषद का है। मंत्री परिषद। ठीक, मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। तुम लोग बताओ, तुम लोग सीनियर हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? बताओ, आर्टिकल बताओ। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। पहले इसके संबंध में ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, लेकिन क्या सलाह उसकी बाध्यकारी होगी या फिर उसकी स्वैच्छिक होगी, इसके संबंध में प्रावधान नहीं था। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया कि जो मंत्री परिषद की सलाह होगी वो बाध्यकारी प्रभाव की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं था। 1935 में ये बात नहीं कही गई। 1935 में ये बात कही गई है कि हस्तांतरित विषय के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह से ये कार्य करेगा, वो सलाह बाध्यकारी स्वरूप की नहीं होगी। ठीक है, प्लस इसको वीटो पावर भी दे दिया गया। वीटो पावर बार बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। वीटो पावर क्या होता है? इसको कभी भी कोई अधिनियम बन रहा है उसको रोक देने की शक्ति, कुछ टाइम तक ना। हाँ? कुछ टाइम तक समाप्त कर समाप्त हो जाता है। नहीं तो और ऐसा भी था ना, कुछ 6 महीने के लिए कुछ क्या बोलते हैं नियम बना सकते, तो बोला वो तो अध्यादेश होता है। अध्यादेश पारित करना है। अध्यादेश 6 महीने, दोनों को एक दूसरे से मर्ज मत करो, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये केंद्र में आया, राज्य में नहीं आया। राज्य में जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको समाप्त कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि सारी जो राज्य की शासन है वो किसके माध्यम से होगी? वहाँ के मंत्री परिषद के माध्यम से गवर्नर को वो सलाह देंगे और गवर्नर उसके संबंध में नियम बनाएंगे। तो जो संशोधन है, विधि को बना लेनी है तो समझ में आ गया। अगर विधि बना लिए और उसमें संशोधन करना है तो संशोधन करने की शक्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट को दी। पार्लियामेंट। ठीक, मतलब आप विधि बना सकते हैं लेकिन विधि में संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको लॉ बनाना है तो बनाइए, लेकिन आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसकी भी एक प्रक्रिया थी। प्रक्रिया क्या थी कि जो मंत्री होगा, संबंधित मंत्री होगा, वो प्रस्ताव लाएगा संबंधित सभा, विधानसभा में। फिर ये 6 महीने के अंदर सेक्रेटरी को भेज दिया जाएगा। सेक्रेटरी कहाँ बैठता था? इंग्लैंड में सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी को भेज दिया जाएगा। सेक्रेटरी इस पे अपना ओपिनियन देगा, अभिमत, और अभिमत के साथ इसको पार्लियामेंट भेज देगा। पार्लियामेंट मतलब ऐसा हेलीकॉप्टर से क्या होगा? उस टाइम तो जल्दी हो जाता था। उस टाइम मतलब उस जमाने में ये सब काम तो जल्दी हो जाता था। 6 महीने के अंदर ऐसा तो 6 महीने का समय दिया ना, धीरे धीरे जाएगा जहाज से, पानी के जहाज से ही जाते थे। 6 महीने विधानसभा में प्रस्ताव लाने के 6 महीने के अंतर्गत ये सेक्रेटरी को भेज दिया जाता था और सेक्रेटरी अभिमत सही पार्लियामेंट को भेजेगा। फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि उस पर क्या करना है, संशोधन करना है या नहीं करना है। अभी तक आपने देखा कि जो संबंधित सूची है उस सूची के संबंध में नियम बनाने की शक्ति संबंधित सरकार को रहेगी। प्रांत के संबंध में प्रांत और सेंटर के संबंध में सेंटर। भारत में भी लगभग यही व्यवस्था है। एक व्यवस्था यह की गई उस समय, जो अभी भी है, आपातकालीन परिस्थिति। आपातकालीन परिस्थिति में गवर्नर जनरल ये चाहे तो प्रांत के सब्जेक्ट को केंद्र के सब्जेक्ट मानते हुए उसके संबंध में नियम बना सकते हैं।
वर्तमान में ये व्यवस्था आर्टिकल 252 में की गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता था आपातकालीन परिस्थिति, सामान्यता नहीं, आपातकालीन। और आपातकालीन के संबंध में भी बहुत रोचक तथ्य ये है कि वर्तमान में आपातकालीन है या नहीं ये तो मंत्री परिषद डिसाइड करता है, उस समय गवर्नर जनरल खुद डिसाइड करेगा। 35 के अंतर्गत गवर्नर जनरल खुद ही डिसाइड करता है। दूसरा दो या अधिक राज्य मिलके ये कह दें, या प्रांत जिसको अभी उस समय की भाषा में समझ लो, प्रांत मिलकर ये कह दें कि हमारे संबंध में नियम आप बनाइए, तब उस समय में केंद्र नियम बना सकता है। वर्तमान में ये व्यवस्था 254 के अंतर्गत की गई। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि आपातकालीन जब परिस्थितियां होंगी तब ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हारे क्षेत्र का विषय है तो तुम ही केवल नियम बनाओगे। उस समय प्रांत की शक्ति का प्रयोग केंद्र कर सकता है। ठीक, दूसरा ये कहा गया कि 2 से अधिक राज्य यदि कहते हैं कि हमारे संबंध में नियम आप बनाइए, तो केंद्र सरकार उन 2 या 2 से अधिक प्रांत को जिनकी सहमति है उनके संबंध में नियम बना सकती है। ठीक है, जिनकी सहमति नहीं है उसके संबंध में नहीं। तीसरा, केंद्र सरकार यदि चाहे या गवर्नर जनरल उस समय मोटा मोटी समझ लो, वो अपने राइट को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब केंद्र विषय जो है वो केंद्र विषय को भी वो राज्य को सौंप सकता है कि इसके संबंध में अपने राज्य क्षेत्र के लिए तुम चाहो तो नियम बना लो। ठीक है, वो चाहे तो ऐसा ट्रांसफर करने के लिए उसको पावर थी। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियां विधि के संबंध में थी। अब बात आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर जनरल। ठीक, उस समय 35 के अधिनियम के अंतर्गत वायसराय जो था और गवर्नर जनरल के पद को पृथक कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि यदि ब्रिटिश सम्राट चाहे तो दोनों एक ही व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। नहीं तो व्यवस्था ये है कि एक व्यक्ति गवर्नर जनरल होगा, एक वायसराय होगा। ब्रिटिश सम्राट को ये पावर दिया गया कि वो चाहे तो केवल एक ही व्यक्ति को दोनों बना सकता है, दोनों पद दे सकता है। हुआ भी यही, सम्राट ने एक ही व्यक्ति को गवर्नर जनरल और वायसराय के पद पे रखा। ठीक है, अब जो बात करते हैं सेक्रेटरी की, ये सेक्रेटरी कहाँ होता था? इंग्लैंड में। बार बार याद रखो, इंग्लैंड में। इसकी सहायता के लिए एक काउंसिल होती थी। काउंसिल सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को देखती थी और उसमें सलाह देती थी और उसके निष्कर्ष के अनुसार सेक्रेटरी काम करता था। इसके अंतर्गत 35 के अंतर्गत ये काउंसिल को भंग कर दिया गया। अब कोई काउंसिल नहीं रहेगी। अब तुम चाहो तो 3 से लेके 6 एडवाइजर रख लो। एडवाइजर क्या होते हैं? सलाह देने और उस सलाह के अनुसार सेक्रेटरी काम करता था। ठीक है, काउंसिल और एडवाइजर में क्या अंतर है? काउंसिल एक ग्रुप ऑफ मेंबर होता था। पहले ये बार बात हो गई। काउंसिल क्या करता है? इसके सदस्य होते हैं और उनके हम लोग मतलब काम करते हैं। काउंसिल इसलिए बनाया जाता है कि उसमें बहुमत रहता है। अच्छा, हाँ, उन्हीं के लोग रहते हैं, उन्हीं लोग को बहुमत बढ़ाते हैं। काउंसिल में अगर 7 लोग हैं, 10 लोग हैं तो बहुमत के अनुसार ही निर्णय होगा। ये बाध्यकारी हो जाता है सेक्रेटरी के लिए। बहुमत की राय मानी जाती है काउंसिल में।
एडवाइजर की राय मानी जानी नहीं मानी जानी है आवश्यक नहीं है। वो तो एडवाइस दे रहा है। हाँ तो advice। ठीक है, समझ रहे दोनों में क्या अंतर हो गया। अब यहाँ सेक्रेटरी पावरफुल हो गया, काउंसिल समाप्त कर दिया। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत गवर्नर जनरल वाइसराय एक व्यक्ति को चुना गया, सेक्रेटरी तो क्या है एडवाइजर काउंसिल हटा दिया गया और एडवाइजर की सुविधा दे दी गई। ठीक है, ये कार्यपालिका के रिफॉर्म हुए। गवर्नर को क्या सुविधा दी गई? गवर्नर को ये सुविधा दी गई जो पहले प्राप्त थी। गवर्नर कहाँ होता था? प्रोविंसेस में। हाँ, गवर्नर प्रोविंसेस में होगा और गवर्नर जनरल कहाँ होगा? सेंट्रल में। ठीक है, तो गवर्नर को क्या पावर दी गई कि जो विधायिका के जो विधेयक हैं उसके संबंध में वीटो वाली पावर समाप्त नहीं की गई। ठीक, वो समाप्त नहीं की गई और आवश्यक मामलों में विधि बना सकता था। आवश्यक मामलों में विधि बना सकता था। ठीक है, तो एक तरह से इसका पावर एज इट इज रखा गया। ठीक है, अब बात आती है किसकी आएगी? न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? दिल्ली। दिल्ली। 1935 के अंतर्गत प्रावधान किया कि ब्रिटिश भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका स्थान कहाँ होगा? दिल्ली। में होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बोली। सदस्य संख्या क्या होगी? 1+6। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और इनकी अधिकारिता के बारे में दो तरह की अधिकारिता रखी है, सॉरी 3 तरह की। तीन तरह की। प्रारंभिक में प्रांतों के मध्य अगर कोई विवाद होता है या प्रांत और केंद्र के मध्य कोई विवाद होता है तो ये इसकी प्रारंभिक अधिकारिता में आता है। प्रारंभिक अधिकारिता क्या होता है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अपीली अधिकारिता क्या होता है कि अपील में आप जाएंगे। अपीली अधिकारिता के बारे में कहा गया कि अपील तो होगी इसकी, लेकिन केवल उन्हीं मामलों में होगी जिसमें प्रमाण पत्र दिया गया है। कौन देगा? हाई कोर्ट। और वो कैसे मामले होने चाहिए? विधि के सारभूत मामले होने चाहिए। सब्सटेंसिव लॉ क्वेश्चन होने चाहिए। प्रमाण पत्र होने चाहिए जो कि हाई कोर्ट देगा। ठीक, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये व्यवस्था वर्तमान में भी है। आर्टिकल 134A के अंतर्गत प्रमाण पत्र की बात कही जाती है। और ये कहा गया है अपील के संबंध में कि विशेष अपील भी हो सकेगी। विशेष अपील मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिना प्रमाण पत्र के भी अपील की अनुमति दे दे। वर्तमान में कहाँ है? 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एक्ट है मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यहीं से कई सारे प्रावधान निकले। इसकी प्रारंभिक अधिकारिता प्रांत और केंद्र के मध्य विवादों के संबंध में है। अपीली अधिकारिता तब है जब प्रमाण पत्र के द्वारा कोई व्यक्ति, हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र द्वारा कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वो प्रमाण पत्र में क्या लिखा रहता है कि इसके हाई कोर्ट के अनुसार इस मामले में विधि के सारभूत प्रश्न निहित है। ये क्वेश्चन क्या है? फैक्ट के क्वेश्चन नहीं है, ये लॉ के क्वेश्चन।
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये बताया गया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है उसमें ये मामला डिसाइड करने की इनको शक्ति थी और विशेष पावर भी दिया गया कि विशेष अपील करने की ये चाहे तो परमिट कर सकते थे, बिना प्रमाण पत्र के भी मामले को देखते हुए ये चाहे तो परमिट कर सकते थे, इन पे बाध्यता नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को। तीसरी अधिकारिता इसमें थी परामर्शदायी। परामर्शदायी ये परामर्श देने का काम करते थे, किसको? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को परामर्श देते। वर्तमान में भी राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर वर्तमान में जो व्यवस्था। ठीक है, अब ये बात अलग है कि ये परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी व्यवस्था की गई। वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही व्यवस्था है कि अगर चाहे फेडरल कोर्ट अगर चाहे तो वो चाहे तो बाध्य नहीं है कि वो अपना परामर्श दे ही उस मामले में, वो चाहे तो मना कर दे। दूसरा, अगर जो परामर्श दिया गया गवर्नर जनरल तो गवर्नर जनरल भी इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि उसको पालन करें। बाध्यता दोनों स्तर पे नहीं है, न गवर्नर जनरल बाध्य है उसके परामर्श को मानने के लिए और न ही फेडरल कोर्ट बाध्य है उसको सलाह देने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है वही फेडरल कोर्ट है, उस समय उसको फेडरल कोर्ट कहा गया 35 के अधिनियम के अंदर, वर्तमान में जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके संबंध में ये बताया गया कि जितने जस्टिस होंगे वो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के आधार पे उस पद से हटाए जा सकेंगे। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो तो वो उस पद से हटाए जा सके। काम करने लायक ही नहीं है तो पद पे बन के क्या करेंगे? उस समय वो प्रावधान नहीं था जो अभी है, अभी महाभियोग लाना पड़ेगा। उस समय महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती थी वो ब्रिटिश सम्राट करता था, गवर्नर जनरल नहीं करता था। तस्वीर मत कीजिए, अपॉइंटमेंट जो करता था ब्रिटिश सम्राट करता था, तो हटाएगा भी वही। ठीक है, तो प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल थी, उसकी अधिकारिता समाप्त नहीं की गई, उसकी अधिकारिता एज इट इज बनी रही। जो विधि के प्रश्न थे, मौलिक जो अधिकारिता के अंतर्गत आते थे फेडरल कोर्ट के, और विधि के जो प्रश्न थे उन मामलों में चाहे तो अपील हो सकती। ठीक है, प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता जो पहले थी वो एज इट इज बनी रही, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया। इसके आगे हम देखते हैं कि संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। वर्तमान में तो अब रेल का बजट एक साथ होता है और कुछ समय पहले रेल बजट अलग से पास होता था। रेल के संबंध में सारी व्यवस्थाएं अलग थी। ये यहीं से आया कि रेलवे के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण होगा। इसका काम क्या होगा? रेल के जो आय व्यय हैं, उसका रख रखाव है, उसके संबंध में सारे निर्णय रेलवे प्राधिकरण ही लेगा, संघीय रेलवे प्राधिकरण ही लेगा। ठीक है, एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया, रेल रेट्स ट्रिब्यूनल या अधिकरण। इसका काम क्या होता था? ये रेट्स तय करती थी कि भाड़ा कितना होगा, किराया कितना होगा, और कोई विवाद अगर होता था तो उसको भी डिसाइड करती थी। ठीक है, तो ये दो तरह की व्यवस्था भी अलग से की गई। 35 में 35 में ही क्या 1935 में ही 1935 में। तो ये लगभग मोटा मोटी
सारी चीजें आपकी यही है। सर आरबीआई का फाउंडेशन भी हुआ था क्या 1935 में? आरबीआई का फाउंडेशन भी हुआ, उसमें एक गवर्नर बने, 2 डिप्टी गवर्नर बने और 8 निर्वाचित और 7 मनोनीत। ये संख्या थी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और टोटल 18 लोग थे। गठन किया। अब इसकी आलोचना के संबंध में आप देख लीजिएगा, संक्षेप में जो महत्वपूर्ण आलोचना पंडित नेहरू द्वारा जो की गई, दास्ता का नवीन राजपत्र है और डॉक्टर कीथ ने कहा कि इस अधिनियम द्वारा एक तरह से भारतीयों को ये कहा जाता है, डॉक्टर कीथ ये संविधान शास्त्री, आगे भी ये बार बार आपको इनके स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेंगे, पहले भी मिले होंगे, आगे बहुत मिलेंगे। तो इनके कई सारे स्टेटमेंट बहुत प्रचलित हैं। तो यहाँ वर्तमान में इन्होंने ये कहा कि इसमें भारतीयों को ब्रिटिश शासन ये कह रहा है कि आपको सब कुछ दे दिया है और अंग्रेज को कहता है बस बस खत्म हो गया। थोड़ा टाइम से आया करो तुम लोग, देखो ये लोग टाइम से आए हैं तो कितना ज्ञान ले लिए 1935। तो यहाँ बैठ जाती, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अंग्रेज के संबंध में ये कहा गया कि इनसे कुछ भी छीना नहीं गया। सर एक चीज कंफ्यूजन है, जब सब कुछ दे देंगे तो सब कुछ छीनेंगे कैसे? नहीं, कीथ ने यही कहा कि भारतीयों को इसके द्वारा अंग्रेज ने ये जताने की कोशिश की कि भारतीयों को हमने सब कुछ दे दिया जो तुम मांग रहे थे, और अंग्रेजों को ये जता रहे थे कि तुमसे कुछ भी नहीं छीना गया। एक्चुअल जो कंडीशन था वो ये था कि उनसे कुछ भी नहीं छीना गया था और इनको कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि सारी पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है।